हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज भी चैप्टर है धातु एवं अधातु। और आज हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। आप यहाँ पर ही आ जाइए। सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पर कि जो रासायनिक आपके गुणधर्म हम कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट है आपका, जब ये धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। अम्ल होते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। तो यहाँ सबसे पहले देखिए कि सोडियम एक धातु है। यहाँ पर सोडियम धातु है आपकी। HCl हाइड्रोक्लोरिक ये एक अम्ल है। सोडियम क्लोराइड ये एक लवण है। H2 हाइड्रोजन ये एक गैस है। इसका मतलब ये हो गया, जब एक धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, देखिए सोडियम ने जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया की, क्या बनाया, लवण। यहाँ पे लवण क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड NaCl। और कौन सी गैस उत्पन्न हो रही है, हाइड्रोजन गैस H2। एक और आप देखिए, जिंक एक धातु है, कौन से अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रही है, HCl। लवण क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड ZnCl2। और आपको कौन सी गैस उत्पन्न हो रही है, H2। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एक धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम भी दे रखा है और यहाँ पे आपको दे रखा है, आप देखिए, ये है आपका फर्स्ट है आपका कॉपर, जस्ता जिंक, और ये है आपका मैग्नीशियम। और नंबर 2 आपने जो ये एक और आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप वो देखिए कि कॉपर जो है तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि कॉपर जो है एक बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है जो इतनी जल्दी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो इसलिए ये क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती, तो ये इसके साथ अभिक्रिया नहीं करती। अब नेक्स्ट आगे देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके, आपको मैं वो बता रही हूँ। आप धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया जो है, धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल का क्या सूत्र होता है, HNO3। धातुएं जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है क्यों नहीं होती। आंसर ये है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है। ठीक है, तो वैसे तो धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन 2 धातुएं हैं ऐसी, जैसे मैग्नीशियम और मैग्नीज। ये दोनों नाइट्रिक अम्ल, दोनों के नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, ज़्यादातर सभी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। नंबर 2, कॉपर जो है वो जो है आपका HCl के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता, क्योंकि कॉपर एक बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है। तीसरा, धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये नाइट्रिक अम्ल है ये एक बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके, मतलब ऑक्सीजन उसमें मिला देता है और जल में बदल देता है। तो 2 धातुएं मैग्नीशियम और मैग्नीज ऐसी हैं जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। आप इस तरफ आ जाइए, यहाँ पर दे रखा है आपको सक्रियता श्रेणी। धातुएं जो हैं सक्रियता के आधार पर आपको दे रखी हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर क्वेश्चन इसमें से आता है। आपको ये पूरा का पूरा बिल्कुल याद कर लेना है, पूरा रट लेना है आपको ये। इसका मतलब ये आपको सक्रियता श्रेणी, आपको ये जो आप देखिए लिखा कैसे हुआ है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। इसका मतलब ये है कि सबसे अभिक्रियाशील धातु, सबसे सक्रिय धातु जो है वो कौन सी है, पोटेशियम। सोडियम उससे कम, कैल्शियम उससे कम, मैग्नीशियम उससे कम कम कम, ये घटते क्रम में है। लास्ट में आ जाइए, गोल्ड सबसे कम अभिक्रियाशील या सबसे कम सक्रिय धातु जो है यहाँ पर कौन सी है, गोल्ड है। आप कह सकते हैं सक्रिय धातु का मतलब ये होता है कि जो बहुत जल्दी किसी के साथ अभिक्रिया कर जाती हैं। ये जो पोटेशियम, सोडियम है, ये ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया कर जाती हैं बहुत ही जल्दी, तो इसलिए ये इनको सबसे ऊपर रखा गया है श्रेणी क्रम में। और जो ये नीचे की ओर धातुएं हैं, सिल्वर, गोल्ड, ये इतनी जल्दी अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि
यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम से आपका सीसा होता है, लेड, यहाँ तक सभी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। कॉपर से सोने तक, ये रहा, आप ऊपर देखिए, ये रहा कॉपर से, आपका कॉपर से सोना यहाँ तक आ गया। ऊपर कॉपर से सोने तक की जो धातुएं हैं ये बहुत कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं और ये जो है सामान्य स्थिति में अभिक्रिया नहीं करती। और सोना जो है, सोना देख रहे हैं सबसे नीचे है, सबसे बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है जो आसानी से संक्षारित नहीं होती। संक्षारित मतलब इसके ऊपर कोई परत नहीं चढ़ती। आप देखते हैं लोहा के ऊपर जंग लग जाता है, भूरी सी परत आ जाती है, उसे कहते हैं जंग लगना। लेकिन सोना, चांदी, इनको इतनी जल्दी कोई इनके ऊपर परत नहीं चढ़ती, तो इसलिए इनका उपयोग जो है आभूषणों में किया जाता है। पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि आप गोल्ड या सिल्वर का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों करते हैं, क्योंकि आपने आंसर ये लिखना है, क्योंकि ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, ये इतनी जल्दी संक्षारित नहीं होती, ये इसका आंसर है। अब अगर आपने ऊपर यहाँ श्रेणी देखी होगी, आप ऊपर श्रेणी देखिए, ज़्यादातर यहाँ पे बाकी सब तो यहाँ पर धातुएं हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो है ये आपका हाइड्रोजन, ये धातु नहीं है, लेकिन इसको भी इस श्रेणी में रखा गया है, जिससे आप इसको आसानी से हम धातुओं के को तुलना कर सकते हैं कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है, कौन कम। आप देखिए, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाली सारी धातुएं हैं ये क्या करेंगी, जब अभिक्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगी जब अम्ल के साथ, लेकिन नीचे वाली जो है ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेंगी क्योंकि हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चों ने इसको रट लेना है अच्छे तरीके से। एक बहुत और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ये देखिए कि जब धातु जो है किसी धातु लवणों के विलयन के साथ धातुएं कैसे अभिक्रिया करती है, हम ये वाला टॉपिक कर रहे हैं। आप यहाँ डायग्राम देखिए, ये हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया, आपने देखा होगा लैब में नीले रंग का होता है, कॉपर सल्फेट लिया है और इसमें हमने ये कील टांगी है, कील है, आप ऑलपिन ले सकते हैं, ये लैब में आपने प्रैक्टिकल किया भी होगा 9th क्लास में। इसको थोड़ी देर के लिए आप रहने दीजिए, तो आपने क्या देखेंगे आप कि इस कील के ऊपर आप, एक तो इस कॉपर सल्फेट का रंग बदल गया, आप देख रहे हैं पहले नीला था और अब कैसा रंग हो गया है, और इस कील के ऊपर भूरे रंग की परत सी एक आ जाती है। थोड़ी देर आप पड़े रहने दीजिए इसे 4-5 मिनट, उसके बाद आप जब ये पिन बाहर निकालेंगे उसके ऊपर भूरे रंग की एक परत आ जाएगी। क्या हुआ ऐसा, एक्चुअल में हुआ ऐसा, आप यहाँ पर ये अभिक्रिया देखिए, पहली वाली अभिक्रिया देखिए, आयरन, लोहे को बोलते हैं आयरन Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, यहाँ पर आयरन था ना, ये आयरन लोहे की कील को जब आपने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला तो हुआ क्या, कॉपर जो है आपका आयरन से कम अभिक्रियाशील है, आप ये कह सकते हैं, या आयरन जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो क्या किया, इस आयरन ने कॉपर को हटा दिया और इसकी जगह खुद आ गया, आप देख रहे हैं FeSO4 बन गया और कॉपर को इसने हटा दिया, कॉपर साइड में हो गया। तो यहाँ पर इसी तरीके से जब लोहे की कील को इस कॉपर सल्फेट में आपने डाला था तो इसने क्या किया, इसमें से कॉपर को हटा दिया, तो वो कॉपर गया कहाँ, वो उस कील के ऊपर आ गया। ये जो कील के ऊपर भूरा भूरा दिखाई दे रहा था वो क्या था, एक्चुअल में कॉपर था वो। और आपका इसका रंग क्यों बदल गया, पहले ये कॉपर सल्फेट था, अब ये क्या बन गया, फेरस सल्फेट, इसलिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड एक और है, कॉपर की जब सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कॉपर जो है सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो क्या करेगा, कॉपर सिल्वर को हटा देगा, कॉपर ने हटा दिया और कॉपर की जगह, ये सिल्वर की जगह क्या आ गया, कॉपर, देखिए क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, सिल्वर अलग हो गया। इन अभिक्रियाओं को कहा जाता है विस्थापन अभिक्रियाएं। जब एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु के विलयन में से उस धातु को हटा देती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए एक बार इसके अभ्यास के क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या हैं यहाँ पर। आप इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ज़रा देखिए कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रियाशील धातु में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है, आप क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस। मैं प्रतीक लिख रही हूँ लेकिन आपने पूरा लिखना है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जब एक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। सेकंड पार्ट देखिए, जस्ते की तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया लिखिए। जस्ता होता है जिंक,
मतलब आपने जिंक की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखनी है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये लिखी हुई है ऊपर, ये वाली जो है आपका सेकंड अभिक्रिया आपकी लिखी हुई है येरिस, ठीक है। ये सेकंड वाली जो है ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर। जिंक की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ देखिए जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। तो ये अभिक्रिया पहले वाले पार्ट का हाइड्रोजन गैस और साथ में ये वाली अभिक्रिया आप लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्या होता है जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट घोल के साथ अभिक्रिया करता है। आप यहाँ साइड में ही देखिए ये लिखा हुआ, जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ये वाली आपने अभिक्रिया लिखनी है। कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, कॉपर जो है सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। आपने क्या लाइन लिखनी है, कॉपर सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देता है उसके विलयन से, और आपका क्या बन जाता है, कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो आपने बस 2 लाइन में आंसर लिखना है। आपने एक तो ये अभिक्रिया लिखनी है, साथ में आपने सिर्फ ये लिखना है क्योंकि कॉपर जो है सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है, इसलिए कॉपर सिल्वर नाइट्रेट को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, सिल्वर को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। आपने बस इतना लिखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आइए, कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे के बर्तन में रखा गया था। कुछ दिनों के बाद लोहे के बर्तन में बहुत से छेद हो गए, जो अभिक्रिया हुई उसका समीकरण लिखिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या रखा गया है, लोहे के बर्तन में रखा गया, मतलब एक लोहे के बर्तन में कॉपर सल्फेट रखा गया है। हमें पता है कि जो कॉपर, ये लोहा है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो आप इसमें ये वाली अभिक्रिया लिखेंगे, पहली वाली, लोहा जमा कॉपर सल्फेट। तो आपकी क्या बन गई, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। आप आंसर एक अभिक्रिया ये लिखेंगे और साथ में आपको बताना है कि हुआ क्या है। तो आपने ये लिखना है कि क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए आयरन ने कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया, ठीक है। मैं दोबारा बोल रही हूँ ये लाइन, एक तो आपने ये अभिक्रिया लिखनी है, साथ में आपने लिखना है कि क्योंकि आयरन, या लोहा लिख लीजिए, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए उसने कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया, और इसलिए वो जो लोहे का बर्तन है उसमें छेद हो गए। और आपने इसके साथ पहली अभिक्रिया लिखनी है। इसके बाद आप ये लास्ट क्वेश्चन में आइए, यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है, आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन दे रखा है कि आपके पास धातु ए है, ये आयरन सल्फेट का विलयन है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, ये जिंक सल्फेट है, ये सिल्वर नाइट्रेट है। आपने धातु ए को जब इस आयरन सल्फेट में डाला, कोई अभिक्रिया नहीं हुई, कोई अभिक्रिया नहीं हुई, इसका मतलब है धातु ए कम अभिक्रियाशील थी आयरन से। लेकिन उसने कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसका मतलब वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील थी। अगर कोई अभिक्रिया नहीं होती तो इसका मतलब वो धातु कम अभिक्रियाशील है, और अगर अभिक्रिया हो जाती है, इसका मतलब ये होता है कि वो धातु जो है और वो उस धातु वाले विलयन से अधिक अभिक्रियाशील है। डी देखिए आप, यहाँ पे डी जो है, डी ने किसी के साथ कोई अभिक्रिया नहीं की है, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि डी जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं कर पाई। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ पर जिंक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक को यहाँ पर किसी ने भी विस्थापित नहीं किया। जिंक के बाद है आयरन, आयरन को किसने विस्थापित किया है, बी ने। इसका मतलब ये है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, बी। आपने यहाँ आंसर लिखना है बी। सी पार्ट है, आपका अगला पार्ट है कि कोई धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। अगर बी को आप कॉपर सल्फेट में डालेंगे, आपको पता है ना कॉपर जो है आयरन से कम अभिक्रियाशील है। जब धातु बी ने आयरन को विस्थापित कर दिया तो वो कॉपर को तो विस्थापित कर ही देगा, क्योंकि कॉपर जो है आयरन से कम अभिक्रियाशील है। तो आप आंसर लिखेंगे, जब धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा तो वह कॉपर को विस्थापित कर देगा। आपने सिर्फ ये लाइन लिखनी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखिए,
धातु ए, बी, सी और डी की अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखिए। आपको बताना है कि धातु ए, बी, सी, डी को इनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में, मतलब सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है, उससे कम, सबसे कम। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आयरन को विस्थापित किसने किया है, बी ने। इसका मतलब बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। आयरन से कम अभिक्रियाशील होता है कॉपर। कॉपर को किसने विस्थापित किया है, ए ने। इसका मतलब बी से कम अभिक्रियाशील धातु ए है। सब सिल्वर कम है, सी ने सिल्वर को विस्थापित किया है। तो इसका मतलब इसके बाद कौन सी है आपकी अभिक्रियाशील धातु, सी। और डी ने किसी को भी विस्थापित नहीं किया है, तो डी जो है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो आपका लास्ट का आंसर ये है कि सबसे अभिक्रियाशील धातु बी है, बी से कम कौन सी है, ए से कम कौन सी है, सी, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है डी। ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट वर्कशीट है, इसको आप 2 बार वीडियो को बेटा देखेंगे तब आपको समझ आएगा। ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।